हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को पता है कि ये जो हमारी 8:30 बजे वाली जो क्लास चलती है, ये आपकी जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड और जीआईसी जो लेक्चर का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हम जो प्रश्न इसमें डिस्कस करते हैं वो मुख्यतः जो है वो जीएस सेक्शन के होते हैं। और ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। सभी के सभी जो है पीवाईक्यू हैं, और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखेंगे। लेकिन अभी मैं टोटल आपको जो है पीवाईक्यू ही करवा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है देखिए कौन सा डेट यहाँ पर थोड़ी सी कट गई है दोस्तों। ये 22/12 का आपका एग्ज़ाम है, और 2000 संभवतः 2000 जो है 21 का है। देखिए संभवतः जो है 2021 का है। कौन सा एग्ज़ाम का है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा। तो ये 2021 का जो है पेपर है, और इसका जीएस सेक्शन का मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसे हमारा जो जीएस जीके हो, करंट अफेयर्स हो, इनको हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, और पहला सवाल देखने से पहले हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग हमको बता सकते हैं। और आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, और आपको बिल्कुल जो है रिप्लाई दिया जाएगा। देखिए हमारे जो सेशन का पहला सवाल है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में मजदूर आंदोलन को जो है संगठित करने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है। अब देखिए अगर बात आए किसान आंदोलन की, तो इसमें मुख्यतः जो नाम आता है इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का आता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मजदूर आंदोलन की बात की जा रही है, तो मजदूर आंदोलन में जो नाम आता है ये नारायण मेघ जी लोखंडे का नाम आता है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा है कि भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय जो है नारायण मेघजी लोखंडे, एनएम लोखंडे को दिया जाता है। और वर्ष 1890 ईस्वी में महाराष्ट्र में एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, और 1998 में उन्होंने मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल जो है प्रश्न आपको पढ़ के और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि प्रश्न जो है इसके एक्सप्लेनेशन से भी बन सकता है। अब अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है लोखंडे ने जो है कौन से जो है पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, या दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1998 में किसने शुरू किया था। तो इसीलिए जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इसी टॉपिक से दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बना दिया जाए, और आप जो है अगर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे तो आपसे जो है ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन को भी देखिए, और इसके अलावा आप जो है जब हम आपको एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे ढंग से देखा करिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में, ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का सवाल था कि अक्टूबर 2021 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? देखिए मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। किसके बारे में बात हो रही है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में। तो ये तो बिल्कुल सही है। उस टाइम का जो नोबेल शांति पुरस्कार था ये मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव ने जो है इसको जीता था, और इस वर्ष के पुरस्कार के दोनों विजेता पत्रकार हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये दोनों ही जो है वो आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए कूट से आपको कौन सा सही है। तो देखिए हमने देखा कि पहला भी सही है और दूसरा भी, जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपका सही है, तो इसीलिए आपका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन भी दिखा दिया करिए, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। और आज जो है अनामिका मैम की थोड़ी सी जो है तबीयत नहीं सही है, इसलिए आपकी बॉटनी की भी क्लास नहीं हो पाई हैं। और इसके लिए क्या हमने किया है कि PDF जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो आप जो है PDF को भी देख लीजिएगा। देखिए वर्ष 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो मारिया रेशा और डिमिट्री मुराटोव ने संयुक्त रूप से जीता है, और पेशे से दोनों ही क्या हैं? पत्रकार हैं। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मारिया रेसा न्यूज़ साइट रैपलेट की जो है को फाउंडर हैं। उन्होंने फिलीपींस में सत्तावादी जो है ताकत के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और वहीं डिमिट्री मुराटोव ने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेटा निकाला था। उन्होंने रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए दशकों तक काम किया है।
अगला सवाल देखिए, ये आपको मैच मैच करके बताना है। देखिए वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब इसमें आपको कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको मैच करके बताना है। तो चलिए, ऋग्वेद में आपको कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौशितकी दिया गया है, तो पहले का जो है वो दूसरे से हो जाएगा, ठीक है, पहले से ये आपका दूसरे से मिलान हो जाएगा। इसके अलावा अगर यजुर्वेद में बात करें तो यजुर्वेद में आपको शतपथ और तैत्तिरीय ये दोनों ब्राह्मण आपको ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शतपथ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिए शतपथ नहीं दिया गया है और आपका जो है दिया गया है 3 नंबर पे दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये तीन नंबर से हो जाएगा। तो पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा। इसके अलावा सामवेद में देखिए तो पंचविश, षड्विश और अद्भुत तथा जैमिनी जो है प्राप्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंचविश आपको दिया गया है और ये 4 नंबर में दिया गया है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अथर्ववेद में आपको गोपथ ब्राह्मण देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो है 1 हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1 जो है इसका सही कूट हो जाएगा। 2 3 4 1 देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है। देखिए 2 3 4 1 जो है ये पहले ही विकल्प में दिया गया है, इसीलिए आपका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया भी गया है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। यजुर्वेद में आपको कौन से ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेंगे, कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद में ऋग्वेद में आपको कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, और यजुर्वेद में आपको शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद में आपको पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी प्राप्तन, और अथर्ववेद में आपको गोपद ब्राह्मण देखने को मिलेगा। देखिए भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता मतलब सलाहकार कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एडवाइज़र कौन थे ये आपको बताना है। और आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम अभी सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोग जो है बी एन राव और अम्बेडकर जी में जो है कंपैरिजन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बी एन राव जो थे ये जो है संविधान सभा के जो है सलाहकार थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की अगला सवाल नहीं, ये इसका जो है आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी एन राव जी थे, ठीक है। बेनेगल नरसिंह ऐसे इनका नाम है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को इस नई दिल्ली स्थित जो है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। और फिर जब 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, क्योंकि उस टाइम जो है राजेंद्र प्रसाद जो है उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए जो है सच्चिदानंद जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और फिर से जब दोबारा बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा बी एन राव को जो है संविधानिक जो है सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था संविधान का। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। तो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन अब आप क्योंकि सवाल है तो हम इसको देखेंगे, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा होंडुरास, ठीक है। होंडुरास ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्य देश निर्वाचित हुए हैं, जिनमें एशिया प्रशांत समूह के लिए भारत, कजाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अफ्रीकी समूह के लिए बेनिन और कैमरून, एरिया, गाम्बिया और सोमालिया, और पूर्वी यूरोपीय देशों में लिथुआनिया और मॉन्टीनेग्रो। लातिन जो है ये अमेरिका और कैरिबियाई देशों के समूह के लिए अर्जेंटीना, होंडुरास और पराग्वे, और पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य समूह के लिए फिनलैंड, लग्जमबर्ग और अमेरिका को चुना गया है। अगला सवाल देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया। संसद ने जो है कौन सी तिथि को पारित किया था ये आपको बताना है। जो हमारा जिसको हम कह रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था, इसको किस डेट को जो है पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको एकदम से पूरे तथ्य के साथ जानकारी मिलेगी। और नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने इस पर जो है 12 दिसंबर 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, और इस अधिनियम के प्रावधान जो है 10 जनवरी 2020 से लागू हैं। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय यथा हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन और पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी जो है नहीं माना जाएगा।
अगला सवाल देखिए, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ आपका जो है जनपद उनका दिया गया है या अवस्थिति दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कौन से ज़िले में है, इनसे आपको जो है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है ये सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम ये जो इसका पोर्शन है ये नहीं है, ये हम नहीं पढ़ते हैं, और उस स्थिति में हमारा जो ये सवाल है वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले जो है क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसकी अपेक्षा नहीं करते कि बीच में नहीं लिखा होगा, और इसी वजह से उनके जो है सवाल गलत हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक सवाल इस चक्कर में गलत कर दिया और आपका जो है कट ऑफ में एक नंबर से रह गया, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। अब देखिए महावीर स्वामी जो है अभ्यारण्य कह रहा है कि ये जो है ललितपुर में है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ये आपका ललितपुर में है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है लाख बाहोसी अभ्यारण्य जो है ये आपका कन्नौज में है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है किशनपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो है लखीमपुर खीरी में है। तो लखीमपुर खीरी में है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था, इसीलिए यही आपका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी कैमूर देखिए कह रहा है कैमूर अभ्यारण्य, तो कैमूर अभ्यारण्य जो है ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपका देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। आपसे कह रहा है कौन सा इनमें से जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए रूटलैंड या नारकोंडम, बिल्कुल नारकोंडम तो है। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूटलैंड भी है, नारकोंडम भी है, और आपका अगर हम बात करें तो बोमपोका द्वीप भी है, जो है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लेकिन आपका जो अमीन द्वीप है, ठीक है, अमीन द्वीप जो है ये आपका दमन द्वीप कह रहा हूँ, अमीन द्वीप जो है ये आपका लक्षद्वीप समूह का जो है द्वीप है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह का द्वीप है, याद रखिएगा। तो इसका जो है आपका रूटलैंड, नारकोंडम और बोमपोका जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है हिस्सा है, लेकिन आपका जो है अमीन द्वीप जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। तो यही आपका डी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा। देखिए विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, विशेषाधिकार समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें विशेषाधिकार समिति की, तो इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, इसीलिए इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, और इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। संसद के दोनों सदनों ने इस समिति का गठन किया जाता है, और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में जो है 10 सदस्य होते हैं। तो आप सभी लोग जो है दोनों को याद रखिएगा, इसमें 15 होते हैं लोकसभा वाली में, और राज्यसभा में जो है ये 10 होते हैं। अब आप ऐसे याद रखिएगा, लोकसभा में ज़्यादा सीटें होती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, और राज्यसभा में जो है कम सीटें रहती हैं तो राज्यसभा में जो है ये कम रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए कि हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब ये कौन से हवाई अड्डे के बारे में बात कर रहा है, तो ये कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। देखिए लैंड करने वाली जो है पहली उद्घाटन फ्लाइट जो है श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लैंड करने वाली पहली जो उद्घाटन वाली फ्लाइट थी ये श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। और दूसरा स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, तो ये चौथा नहीं बना है, ये आपका तीसरा बना है, याद रखिएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर से जो है सेवा प्रारंभ हो चुका है, और अभी जो है अयोध्या से भी कुछ जगह जो है फ़्लाइट जो है जा रही हैं, और जेवर एयरपोर्ट जो है ये आपका अभी पूरी तरीके से जो है चालू नहीं हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अच्छा इसका कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था, इसका जो है केवल एक सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि घटनाओं का जो है विचार कीजिए और उनको जो है कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, वो जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सिरी फोर्ट का निर्माण और सुल्तानगढ़ी का निर्माण। अब आपको बताना है कि इसका जो है सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद किसका हुआ था, इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, जिसमें अगर हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये 1194 ईस्वी में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
हमारा जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये 1192 ईस्वी की बात है। इसके बाद अगर हम सिरी फोर्ट का निर्माण देखें तो ये लगभग जो है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। और अगर सुल्तानगढ़ी का निर्माण की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था, और ये जो करवाया था ये 1231 ईस्वी के बीच में करवाया था। तो सबसे पहले आपका जो है 1192 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। इसके बाद उसके बाद आपका जो है 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 के बाद 1 आ जाएगा, 1192 के बाद 1194, इसके बाद आपका 1231, फिर आपका 4 आ जाएगा, और फिर आपका जो है ये आपका 3 आ जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका देखिए 2 1 4 3 ये आपका बी विकल्प में है, याद रखिएगा बी विकल्प में है, इसीलिए आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर लिखा तो गया है 1194 में, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1992, देखिए 1992 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब जिंदा ही नहीं था तो उसने कहाँ से करवा दिया। ये जो होगा ये 1192 होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत ही पढ़ के चले जाएं एग्जाम में, ठीक है। और सिरी फोर्ट का निर्माण मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये कब हुआ था, और सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी मैंने आपको बताया कि ये कब हुआ था। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देखिए त्रिपुरा और मिजोरम से आपका गुजरती है। यहाँ पर देखिए जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। इसका जवाब होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है अब क्योंकि आपका मणिपुर से तो गुजरती ही नहीं है, ठीक है, मणिपुर से तो गुजरती ही नहीं है, तो जो भी आपका जो कूट दिया गया होगा उसमें 1 2 और जो है 4 होगा, ठीक है। त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो देखिए आपका 1 2 4 किस में दिया गया है, 1 2 और 4 देखिए सी विकल्प में दिया गया है, 1 2 4 आपका जो है सी विकल्प में दिया गया है, इसलिए हमारा सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, ये भी याद रखिएगा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो इसीलिए पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है इसका गठन जो है कब हुआ था, तो ये 6 अगस्त 1952 में हुआ था, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 में। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को जो है भारत के 100वें जो है स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिलांग को, ठीक है, शिलांग। अब देखिए शिलांग कहाँ पर है, तो मेघालय है, और मेघालय की जो राजधानी है ये आपका कौन सा है, शिलांग है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। ये आपका जो है उत्तर पूर्व का एक राज्य है आपका मिजोरम, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे 7 सिस्टर्स आती हैं इनमें ये हमारा शामिल है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग को 100वां स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट शहर योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें और एक स्वच्छ, टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट तरीके से संसाधनों का प्रयोग करें। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है ये पावर दी गई है कि वो क्षमादान कर सकता है या क्षमादान दे सकता है। तो आपका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, और अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख जो है यह प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए।
अगला सवाल देखिए, अगला एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो अनुच्छेद 80 के तहत होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है 2021 में। अब यहाँ पर से 2021 हटा देगा और आपसे पूछेगा कि कौन जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सवाल था। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल रह नहीं गया तो आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लीजिए। अक्टूबर 2021 के विश्व जो है कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बनी है। 19 वर्षीय अंशु ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2016 ओलंपिक चैंपियन हेलेन लुइस को जो है, हेलेन लुइस मैरलिस इनका पूरा नाम है, इनको जो है फाइनल में हारने के बाद रजत पदक जो है ऐसे संतोष करना पड़ा। अगर इनको हरा देती तो गोल्ड मिल जाता है इनको। अब तक भारतीय महिला पहलवान अलका तोमर 2006, गीता फोगाट 2012 और बबीता फोगाट 2012 और विनेश फोगाट 2019 में जो है ये सभी लोग जो है कांस्य पदक जीती थी। किसी ने जो है रजत पदक नहीं जीता था, लेकिन जो है अंशु मलिक ने रजत पदक जीता था। कब? 2021 में। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र है, इसका संबंध जो है आपका दिया गया है। तो कौन से क्षेत्र, कौन से भाग में संघ राज्य संबंध का दिया गया है, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो है पार्ट जो है आपका 11वां हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 11वां हो जाएगा और इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए पार्ट जो है भाग 11वें में क्या, संघ और राज्य के बीच संबंध, यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। तो अगली बार अनुच्छेद पूछ ले तो 245 से 263 तक। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद जो है ये 39 से लेकर 239 से 42 तक। और भाग 5 में आपका संघ का जो है क्षेत्र दिया गया है अनुच्छेद इसमें 52 से 151 तक। और जो है भाग 7 में आपका प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित, ये सभी इसमें दिया गया है। तो आप सभी लोग देखिएगा। वैसे इस जो है प्रश्न का सवाल जो है ये भाग 11 में आपका जो है संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है ये दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह जो है कौन से जिले में है ये आपको बताना है, या यह आपका कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका मुख्यतः आपको जो है चंद्रप्रभा का नाम से आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। चंद्रप्रभा जो है ये जनपद चंदौली में आपको देखने को मिलेगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पीलीभीत वन्यजीव विहार जो है पीलीभीत जिले में स्थित है। और चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो है ये उन्नाव जिले में स्थित है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये महाराजगंज जिले में स्थित है। तो आपको चारों ऑप्शन के जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बता दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी ककोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। देखिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी या अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस और रोशन सिंह। तो अगर हम खुदीराम बोस की बात करें तो ये जो है ककोरी जो है ट्रेन एक्शन अब कर दिया गया है, कांड नहीं रह गया। तो ककोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है जो 1908 में हुआ था। इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। खुदीराम बोस के साथ एक व्यक्ति और भी थे, प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस ने को जो है फांसी पर लटका दिया गया था पकड़ के। और सबसे कम उम्र में जो ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको जो है लगभग 17-18 साल की उम्र थी जब ये फांसी पर चढ़ गए थे। ठीक है, बाकी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, इनका सभी का संबंध जो है ये काकोरी ट्रेन एक्शन से है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काकोरी ट्रेन कांड से जो है ये खुदीराम का संबंध नहीं है। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 17 या 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन एक्शन में या कांड में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद जो है सक्रिय रूप से संबंधित थे। अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया था। WHO है, इसने जो है कोविड-19 जो आया हुआ था जब लॉकडाउन लग गया था, आप सभी लोगों को पता है।
तो इसने जो है इसको महामारी कब घोषित किया था ये आपको बताना है। तो इसने जो है 11 मार्च 2020 को इसने इसको जो है महामारी घोषित किया था। याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। कोरोना को महामारी घोषित करते हुए WHO ने कहा कि इस वायरस से 10 मार्च 2020 तक विश्व भर में लगभग 4300 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है। चूँकि इसे महामारी कहा जा सकता है इसीलिए जो है, क्योंकि 4300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और किसी भी बीमारी को महामारी तब घोषित किया जाता है जब वह एक से ज़्यादा देशों में फैल जाए और लोगों के सामने जीवन का संकट पैदा कर दे। अगला सवाल देखिए, किस शक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा गया था? कौन सा जो ऐसा चोल शासक था जिसके शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि जो है ये चीन भेजा गया था मंडल, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजराज। ठीक है, राजराज बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चोल शासक राजराज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजेंद्र, देखिए राजराज और राजेंद्र प्रथम तथा जो है कुलोतुंग प्रथम। ये सभी जो है इन्होंने चीन में जो है अपने व्यापारिक मंडल भेजे थे। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल भेजा था चीन को, और इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राजराज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको जो है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ खान दी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी खनिज जो है ये कौन से खानों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको मिलाना है। देखिए, अगर हम बात करें तांबा, तो तांबा आपका तलोजा में। ठीक है, तांबा आपका तलोजा में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। लौह एस का आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो लौह एस का आपको बैलाडीला में। ठीक है, बैलाडीला में, तो 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा। मैग्नीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मैग्नीज़ आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा, तो ये 2 हो जाएगा। अभ्रक आपको जो है नेल्लौर में देखने को मिलेगा, तो ये आपका 3 1 और 2 4, 3 1 2 4 इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 3 1 2 4 आपका डी विकल्प में है, तो इसीलिए डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, तांबा जो है ये तलोजा और तरेगांव, लौह है इसका बैलाडीला, मैग्नीज जो है ये बालाघाट और अभ्रक जो है ये नेल्लौर। अगला सवाल देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई? एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आप, क्योंकि आपको अंदेशा भी नहीं होगा कि ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 2015 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच जुड़ाव तथा विभिन्न संस्कृतियों की आपस में आपसी समझ और घनिष्ठता को बढ़ाया जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को और मजबूती मिलेगी। और यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह अभियान देश की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को पहचानने और उजागर करने में भी मदद करेगा। अगला सवाल देखिए, घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अलावा संविधान निर्मात्री सभा की जो है प्रथम बैठक। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये तो आपका अभी तरोताज़ा है। ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को। और अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो ये 1927-28 की घटना है। ठीक है, 1927-28 की घटना है। 27 में जो है कमीशन बना था और 28 में जो है भारत आया था। कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये आपका जो है कैबिनेट मिशन प्लान आपका मार्च 1946 की बात है, याद रखिएगा, मार्च 1946 की। ठीक है, मार्च 1946 की। और अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो ये आपको अगस्त 1942 में देखने को मिला था। अगस्त 1942 में देखने को मिलेगा था। तो सबसे पहले आपका जो है ये आपका पहला ही हो जाएगा, 1927 की बात है। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसके बाद आपका जो है 1942 वाला हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक के बाद 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसके बाद आपका जो है कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पहले कैबिनेट मिशन प्लान ही आया था, उसके बाद जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इसके बाद 2 हो जाएगा और फिर आपका जो है 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1 4 2 3 पहले ही विकल्प में दिया गया है, इसीलिए पहला विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन 1927-28, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 और संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को।
अगला सवाल देखिए, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। साहित्य के रक्षक जो है जहांगीर जिसे कहा जाता है, इन्होंने पंडित की उपाधि से जो है किसको सम्मानित किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने जो है जगन्नाथ को, पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो सी विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ को। अगला सवाल देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने पंडित जगन्नाथ को, इसका एक्सप्लेनेशन है, और पंडित राज की उपाधि से इसको सम्मानित किया था। पंडित जगन्नाथ शाहजहां